और नमस्कार दर्शकों, जाजिंजा पेज में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज इस पेज में मैं ऐसे शख्सियत को आपके सामने लेकर आई हूँ जिनका नाम है डॉक्टर एस.एन. झा। सर जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के हेड है और सर का इसी वर्ष जुलाई में वो सर सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। तो हम सर की जर्नी और अरुणाचल में उन्होंने किस तरीके से अपना जीवन समर्पण किया वो आज हम लोग जानते हैं। सर नमस्ते, आपका हार्दिक स्वागत है जाजिंजा पेज में। सर आपने अरुणाचल प्रदेश में अपना पूरा जीवन जिया और आपका पूरा जीवन अरुणाचल प्रदेश को समर्पित था। आपने यहाँ काम किया, आप यहाँ के संस्कृति से जुड़े, यहाँ के समाज से जुड़े, आप अलग अलग इलाकों में आपने अपना नौकरी किया। तो सर आप बहुत ही भावनात्मक तरीक़ों से या फिर आप सांस्कृतिक तरीके से भी आप लोगों के साथ जुड़े हैं। तो आज आप कुछ ही महीनों में आप यहाँ से चले जाएंगे, तो आपका सर कैसा भावना है अभी? मैं 31 साल पहले यहाँ आया था। पासीघाट में ही मेरी पहली पोस्टिंग थी और ये 31 साल जैसे लगता है 31 दिनों में ही बीत गया। तो मेरा भावनात्मक लगाव पूरे अरुणाचल से है और ख़ासकर इस इलाके से तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ कहीं भी जाओ हर जगह मेरे पढ़ाए हुए बच्चे मिलते हैं, वो भी अच्छे अच्छे पोजीशन में मिलते हैं। अब जब जाने का समय लगता है तो मेरी भावना वैसी ही है जैसे किसी माँ के गोद से उसके बच्चे को छीन लिया जाए। तो उसकी जो फीलिंग होगी उस समय की, वही फीलिंग शायद मेरी भी होगी जब मैं यहाँ से जाऊँगा। लेकिन ये है कि ये 31 साल मुझे लगता है कि बहुत ही प्रोडक्टिव रहा और मैं अपने नौकरी से बहुत अधिक सेटिस्फाइड हूँ। मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से कम अपने बच्चों के प्रति बहुत ईमानदार रहा, इसका मुझे बहुत संतोष है। और इस समाज के लिए भी मैंने जो भी शोध किया, मेरी 5 शोध परियोजनाएं यहाँ से कंप्लीट हुई, वो सब इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई है, अरुणाचल से ही जुड़ी हुई है। तो एक तरह से मेरे लिए ये संतोषप्रद है। दूसरी तरफ ठीक वैसा ही है जैसे बिछोह के बाद का भाव होता है अंदर में, तो वो भाव तो है ही, उसको मैं मिस करूँगा। लेकिन फिर ये भी है कि भावना स्थानिक दूरियों को नहीं देखती है। तो मैं जहाँ भी रहूँगा, मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में अरुणाचल हमेशा रहेगा और मैं अपनी सेवाएं इसको आध्यात्मिक रूप से तो देता ही रहूँगा, कम से कम साहित्यिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से या अपनी लेखनी के माध्यम से इसकी सेवा करता रहूँगा। सर हम आपसे अब ये जानना चाह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश के युवाओं में और आपके वहाँ इलाकों में बिहार में क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? मानसिक अवस्था में तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मिलता है, लेकिन उनके व्यवहार में, अरुणाचल के छात्रों या युवाओं के व्यवहार में और मेरे यहाँ के या मेनलैंड इंडिया के युवाओं के व्यवहार में एक ख़ास फ़र्क है। वो फ़र्क है यहाँ की सरलता का, यहाँ की सहजता का। यहाँ के युवा या कॉलेज के छात्र छात्राएँ स्ट्रेट होती हैं, वो सीधी तरह से अगर आपकी बात को वो एग्री करते हैं तो मानेंगे, और अगर एग्री नहीं करते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। जबकि ये पता लगाना मेरे यहाँ थोड़ा मुश्किल है। वो थोड़ा ज़्यादा चालाक हैं, चालाक नहीं कहेंगे, मतलब उसको आधुनिक संदर्भ में आप कह सकते हैं थोड़ा ज़्यादा व्यवहार कुशल हैं। यदि आपसे सहमति नहीं भी रखते हैं तो उसको प्रकट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आपसे कुछ काम लेना है। जबकि यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ सीधे तौर पर बच्चे अपनी समस्या को रखते हैं और अगर वो संतुष्ट हैं तो उस बात को वो खुलेपन से मानते हैं, या अगर आपसे कुछ और चाहिए या असहमति है तो उसको भी सीधे तौर पर बताते हैं। तो ये सहजता और सरलता मुझे बहुत पसंद आती है यहाँ। जैसे आप कामकी में आपने काम किया, आप अभी पासीघाट में हैं, तो हमारा जो आदिवासी समाज है, सामाजिक व्यवस्था है और सांस्कृतिक जो पहलू है वो आपको कैसा लगता है? और क्या आपको ये जो हमारी सांस्कृतिक पहलू और हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है, ये आपको आपके मन को छुआ है या
आप कैसा महसूस करते हैं सर? अरुणाचल की सामाजिक व्यवस्था और हमारे यहाँ की सामाजिक व्यवस्था में एक मूल अंतर यह है कि मेरे यहाँ लोग अधिक व्यक्तिवादी हैं और यहाँ के लोग अधिक महत्व देते हैं अपने से अधिक अपने क्लैन का, अपने ट्राइब का या अपने सोसाइटी का। कम्युनिटी लैंड, कम्युनिटी वर्शिप प्लेस वहाँ भी है, लेकिन वो इंडिविजुअल द्वारा गवर्न किया जाता है, जबकि यहाँ वो एक सामाजिक व्यवस्था है, गांव की व्यवस्था है। पूरे क्लैन, अगर कोई गलती होती है तो वो पूरे क्लैन की होती है, कुछ अचीवमेंट होता है तो वो पूरे क्लैन का अचीवमेंट है, जबकि मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। सफलता या असफलता व्यक्तिगत या अधिक से अधिक परिवार तक सीमित है। मैं यहाँ देखता हूँ कि भतीजा या भतीजी शब्द नहीं है, जिसको नेफ्यू बोलते हैं अंग्रेजी में, बेटा या बेटी ही होते हैं। तो वो जो एक लगाव है या बुजुर्ग का बच्चों के ऊपर जो एक प्यार है या अधिकार, उसको आप अधिक तौर पर कह सकते हैं, वो मेरे यहाँ नहीं है। बिल्कुल इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है और ये इंडिविजुअलिज्म बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि यहाँ भी कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन वो परंपरा कायम है। तो ये पूरे दुनिया को या पूरे हिंदुस्तान के लोगों को इस सामाजिक व्यवस्था को सीखने की ज़रूरत है कि हम अकेले नहीं, समाज या एक क्लैन का इकाई के रूप में अगर काम करें तो वो ज़्यादा फलदायी होगा और वो समाज को अधिक जोड़ करके रखेगा। सर, अरुणाचल प्रदेश में आपका कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ रहा, हम जानना चाहेंगे सर। अरुणाचल में मेरा कार्य क्षेत्र सीमित ही रहा। मैं यहाँ पासीघाट में ज्वाइन किया JN कॉलेज में और यहाँ 14 वर्षों तक काम करने के बाद 2005 में दोनी पोलो गवर्नमेंट कॉलेज काम की गया। तो वहाँ मेरा लगाव, मेरी उपलब्धि ये रही कि मुझे NAC का काम करना था एज कोऑर्डिनेटर। तो कामकी जैसे जगह में उस समय बिजली वगैरह कुछ नहीं थी, तो मुझे वहाँ के सोसाइटी, अगल बगल का जितना भी गांव है, वहाँ के लोगों से मिलना पड़ा, इसलिए मैं बहुत जल्दी उस समाज से जुड़ गया। तो वहाँ भी मेरा ये करीब मैं 4.5 साल रहा। तो मैं समझता हूँ कि वो 4.5 साल मेरा बहुत ही प्रोडक्टिव रहा। बहुत सारा काम भी मैं वहाँ किया, 2 रिसर्च प्रोजेक्ट वहाँ कंप्लीट किया। उसके पहले यहाँ भी मैं काम किया, समाज से इसलिए जुड़ा रहा कि मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट यहाँ के लोगों से जुड़ा हुआ था। तो उसके चलते वो 14 साल ऐसे बीत गया, ये 4.5 साल ऐसे बीत गया। फिर मैं 2010 में पासीघाट आ गया। उसके बाद से यहीं हूँ और यहीं 2013 में ये पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट भी यहाँ शुरू हो गया। तो यहाँ का कार्य क्षेत्र भी मेरा बहुत ही, आप कह सकते हैं कि फलदायी रहा। सर, जैसे आपने बताया अभी कि आप पासीघाट में रहे, आप कामकी में रहे, तो सर कामकी और पासीघाट में जो रह रहे आदिवासी समाज है, उन समाजों में आपको क्या अंतर आपने देखा? और उनके जीवन शैली में बहुत अधिक अंतर तो मुझे ऐसा उल्लेखनीय अंतर नज़र नहीं आया, लेकिन वो चूँकि छोटी जगह है इसलिए बहुत जल्दी लोगों से मेल जोल बढ़ गया। जो भी वहाँ के प्रमुख लोग हैं उनका आना जाना, उनसे बातचीत करना, उसकी तुलना में पासीघाट एक बड़ी जगह थी तो उतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाया। कॉलेज भी बड़ा है यहाँ, छात्रों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी, तो उतना ज़्यादा इंटरेक्शन मास लेवल पर नहीं हुआ जो कि कामकी में हुआ। वहाँ जैसे वहाँ गालो जनजाति के लोग रहते हैं और उसकी उपजनजातियाँ, तो उन लोगों का ज़्यादा इंटरेक्शन रहा। उसका एक कारण ये भी था कि चूँकि मैं NAC से जुड़ा हुआ था तो मुझे बहुत तरह के बहुत मामले में लोगों से संपर्क करना पड़ता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जल्दी जुड़ गए मुझसे। जुड़ाव तो यहाँ भी था, लेकिन केवल एक शिक्षक और छात्र के बीच में जो होता है वही जुड़ाव था। तो ऐसा कोई मूल अंतर मुझे नज़र नहीं आता है। दोनों जगह के छात्रों के व्यवहार में अंतर नहीं आया, क्योंकि कामकी में कॉलेज बहुत देर से शुरू हुआ, उसके पहले वहाँ के बच्चे भी यहीं पढ़ते थे, उस क्षेत्र के भी, तो उसको डिस्टिंग्विश करना थोड़ा कठिन मुझे लगता है। दोनों ही जगह मुझे अच्छा लगा। हमें जानकारी मिली है कि आपने कई सारे पुस्तकें आपने ज्योग्राफी के लिखे हैं, और ये भी जानकारी हमें है कि आपका
साहित्यिक क्षेत्र में भी आपका विशेष रुचि है और आप तो बहुत अच्छा कविता आप करते हैं। और हमें ये जानकारी भी मिली है कि अरुणाचल प्रदेश के जो यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के कुलगीत में भी आपकी भूमिका बनने में आपकी भूमिका रही है, तो आपसे जानना चाहेंगे। साहित्यिक क्षेत्र में मेरी अभिरुचि, लेखनी के क्षेत्र में तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी अभिरुचि है और ज़्यादा कदा मैं कविताएं लिखता रहता हूँ। जैसे सियांग के ऊपर कभी मन हुआ लिख लिए, या अरुणाचल के ऊपर कोई कविता लिख लिए। ऐसी मेरी कोई क्या बोलते हैं काव्य संग्रह वगैरह प्रकाशित नहीं है। छिटफुट एक दो चार कहानियाँ प्रकाशित हुई है जहाँ तहाँ। तो मैं विशेष रूप से जुड़ा था वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग जो है, उन्होंने मुझे बोला था कि भूगोल में तकनीकी शब्दावली का जो प्रयोग होता है और उसकी क्या क्या चुनौतियाँ हैं, तो उस पर मैंने थोड़ा काम किया। मैं कामकी में था तो सृष्टि निर्माण के विषय में गालो जनजाति की जो अवधारणा है उस पर मैंने थोड़ा सा लोगों से पूछताछ करके उस पर एक कहानी लिखी जो पूर्वोत्तर समन्वय में प्रकाशित हुई थी। तो ऐसे ही कविताएं छिटफुट रूप से कॉलेज मैगजीन इधर उधर प्रकाशित हुई और उसे पसंद किया लोगों ने। तो साहित्य में मेरी अभिरुचि है और मेरा मन है कि मैं भविष्य में इस पर काम करूं। और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के जो उस तत्कालीन कुल सचिव थे तोमोरिबा मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो उन्होंने एक अंग्रेजी में लिखा था कुलगीत के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे बोला था कि इसका हिंदी में आप अनुवाद करो, कुलगीत के रूप में इसे रखा जाएगा। तो मूल रचना प्रोफेसर तोमोरिबा की है, मैंने उसको अनुवाद किया। तो उसमें तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग था जो वो खुद ही मुझे बोले कि यहाँ के लोगों के लिए उतना वो सहज नहीं होगा। तो उसको कुछ फेरबदल किया गया, हल्के शब्द डाले गए, प्रचलित शब्द, लेकिन मूल रूप से मैंने उसका अनुवाद किया था और मुझे इसकी खुशी है। आपने अरुणाचली समाज और समुदायों पर, इनके संस्कृति पर आपने बहुत शोध किया। आपके प्रोजेक्ट्स भी कई हैं अरुणाचली संस्कृति पर। और सर ऐसे सुनने में आता है या पढ़ने में आता है कि जब गैर आदिवासी समुदायों पर लिखते हैं, आदिवासी संस्कृति पर लिखते हैं, तो जाने अनजाने ही जो लिखने वाले हैं वो अपनी संस्कृतियों को आरोपित करते हैं, ऐसा कहते हैं। तो इस पर आपका क्या विचार है सर? पहली बात तो ये है कि कोई भी शोधार्थी अगर शोध के लिए जाता है तो उसको बायस्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल निरपेक्ष होना चाहिए। आपका काम तथ्यों का संकलन करना है, उसके विश्लेषण के समय में आप अपनी तरफ से कुछ बातों को जोड़ सकते हैं, लेकिन आंकड़ों के चयन में यदि आप इस तरह के बायस्ड रहेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। मैंने जो भी काम किया तो यहाँ के हिसाब से मैंने प्रश्नावली बनाया और बिल्कुल बायस्ड फ्री होकर के आंकड़ों का संचयन किया और तब उसका विश्लेषण किया। ये सही बात है कि लोग कि जिस संस्कृति से आते हैं उसको ढूंढते हैं कहीं न कहीं, जबकि संस्कृतियाँ एक क्या बोलते हैं परंपरागत रूप से चलने वाली अबाध वस्तु है जो प्रतिदिन उसमें कुछ न कुछ ऐड होता जाता है। तो उसमें स्थानिक भिन्नताएं बहुत ज़्यादा हो सकती है एक जगह की संस्कृति में और दूसरे जगह की संस्कृति में। तो आप जिस संस्कृति पर काम कर रहे हैं, मेरा मानना है कि उसकी निरंतरता को पहचानने की कोशिश कीजिए, उसमें जो चेंजेज आ रहे हैं उसको पहचानने की कोशिश कीजिए और उनकी मूल बातों को पहचानने के लिए कोशिश कीजिए। मैं इस बात का व्यक्तिगत तौर पर और साहित्यिक तौर पर इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रहता कि आप अपना मंतव्य थोपिए। तो अगर आप ईमानदारी से आंकड़ों का संचयन करेंगे तो आप उस बायसनेस से बच जाएंगे अपने विश्लेषण में। पंडित नेहरू की एक बात मुझे बहुत पसंद है कि आप किसी भी तरह से आदिवासी या किसी भी ऐसे समाज को अपने से इन्फीरियर मत समझिए। और दूसरी बात, अपने को अगर आप विकसित समझते हैं तो उस विकास को उनके ऊपर मत थोपिए। उनका जो ओरिजिनल जीनियस है उसको पनपने का मौका दीजिए। अगर आपको सजेस्ट करना है तो आप बताइए कि इनमें यदि ये कमियां हैं तो इसको कैसे दूर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने फॉरेस्ट पर रिसर्च किया, यहाँ के
रिसोर्सेस पर मतलब रिसर्च किया तो सबसे अधिक ज़रूरत है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अच्छे तरह से काम करे, या हमारी जो परंपरागत जीवन शैली है उसको लिपिबद्ध किया जाए, रिटन फॉर्म में लाया जाए। तो वो आप सजेशन दे सकते हैं, लेकिन उस परंपरा में ये इस बदलाव की ज़रूरत है, ये बताने वाले मैं या आप यहाँ के भी जो लोग हैं वो कोई नहीं है, क्योंकि वो बदलाव स्वतः होगा समय के साथ। तो मैं समझता हूँ कि इन बातों को थोपना शोध में या साहित्य में एक गलत परंपरा को जन्म देती है और वो एक कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को पैदा करती है, तो इससे बचना चाहिए। सर, जैसे कि हमें जानकारी मिली है कि आप वेरियल एल्विन के ग्रंथों का अनुवाद हिंदी में आप कर रहे हैं और आपने अपना काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं इस काम के लिए कि आपका काम सफल हो। और सर, वेरियल एल्विन को छोड़कर बाकी जो भारतीय शोधकर्ता है उन शोधकर्ताओं ने भी आदिवासी पर काम किया, लेकिन आपने सर वेरियल एल्विन को ही क्यों चुना सर? ये प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है और बहुत ही प्रासंगिक है कि मैंने वेरियल एल्विन को क्यों चुना। पहली बात तो ये है कि मैं भूगोल जैसे कठिन विषय का छात्र हूँ जिसमें बहुत समय चाहिए, तो साहित्य सृजन के लिए मेरे पास बहुत सीमित समय होता है, तो उसमें मुझे चुनाव करना पड़ता है। यदि मेरे पास समय हो तब भी मैं वेरियल एल्विन को चुनूँगा, क्योंकि उनका जो लिटरेचर का क्लास है वो बिल्कुल अलग है। मैं उन्हें वर्ल्ड के चुनिंदा एंथ्रोपोलॉजिस्ट में गिनता हूँ और बहुत श्रेष्ठ प्रकार की उनकी रचना है। बहुत कुछ लिखा गया अरुणाचल प्रदेश पर, लेकिन अभी भी आप वेरियल एल्विन को पढ़ो तो आपको नयापन लगेगा। तो उनके जो कहने की कला है बातों को, खास करके जितने भी साहित्य के क्षेत्र में या शोध के क्षेत्र में लोग काम करते हैं उनको सोशल एम्स ऑफ नेफा ज़रूर पढ़ना चाहिए। वेरियल एल्विन की जो पुस्तक है ए फिलोसॉफी फॉर नेफा, तो वो लिटरेचर मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। खाली समय में पढ़े हुए बात को भी मैं दोबारा फिर से पढ़ता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। उनके कहने का ढंग, लिखने का ढंग और एक सहजता जो है भाषा की, वो मुझे बहुत प्रभावित करती है। और मैं सोचता हूँ कि नेफा के बारे में, यानी कि अरुणाचल के बारे में मुख्य मेन लैंड इंडिया जो है वो बहुत अच्छी तरह नहीं जानती है। तो वेरियल एल्विन को अगर मैं अनुवाद करूं तो ये बात मेन लैंड इंडिया तक पहुंचेगी, हिंदी भाषी क्षेत्र तक। तो वो एक तरह से अरुणाचल का बहुत ही बेहतरीन मैसेजिंग होगा, संदेश होगा पूरे देश के लिए, और निश्चित रूप से लोग उसे पसंद करेंगे। इसीलिए मैंने सबसे पहले वेरियल एल्विन को चुना। सर, जैसे आपने बताया पहले कि आप कविता करते हैं, तो सर आपने किन किन विषयों को अपने कविता का विषय माना है सर? क्योंकि मैं पेशेवर कवि नहीं हूँ, कभी मन आता है तो कुछ लिखने का तो लिख डालता हूँ। जैसे एक बार ऐसे ही मन हुआ अरुणाचल के स्टेटहुड डे पर कुछ लिखूँ, तो मैंने अरुणाचल पर एक कविता लिख लिया। ऐसे ही कभी सियांग के बारे में मन हुआ तो उस पर लिख लिया। एक बार अगर आप मानते हैं कि कविता स्वतः स्फूर्ति है आपके अंतर्मन की, तो बच्चन जी का जब देहांत हुआ था, हरिवंश राय बच्चन का, तो वो मैं न्यूज़ में टेलीविज़न में देख रहा था और उसी समय मेरे मन में कुछ ऐसा आया कि मैंने उन पर एक कविता लिख डाली उनकी स्मृति पर। वो टीवी देखते देखते लिख डाला। तो स्वानुभूति अंदर से कुछ आता है, और अगर समय रहा तो उसको मैं कागज़ मतलब कलम से उतार देता हूँ कागज़ पर। बस वही है, मेरी कोई ऐसी मतलब ख्याति नहीं है या कोई ऐसा खास विषय नहीं है जिस पर लिखूं। बहुत लोगों से आप जुड़े, कई लोगों के साथ आपका संबंध रहा होगा, तो जब आप अरुणाचल को छोड़ के जाएंगे तो आप किनको आप याद करना चाहेंगे सर? अरुणाचल प्रदेश से जाने के बाद मैं किनको याद करूंगा, किसी खास एक व्यक्ति का नाम लेना मेरे लिए बहुत कठिन है। इस 31 वर्षों के सेवा काल में दर्जनों ऐसे छात्र हैं, आप शिक्षकों को छोड़ दीजिए, दर्जनों ऐसे छात्र हैं जिनके व्यवहार का और जिनका प्रभाव मेरे ऊपर बहुत अधिक हुआ। मेरा हुआ हो, कितना हुआ मुझे नहीं मालूम, और उसमें से कुछ तो मेरे बहुत प्रिय पात्र हैं जिनके हृदय में मेरे लिए एक अलग तरह का सम्मान है। कुछ ऐसे कलीग हैं
जिनसे मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत अधिक जुड़ा हुआ हूँ, सुख दुख की कोई भी बात कर सकता हूँ। यहाँ के समाज में भी कुछ लोग हैं जिनसे मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत अधिक जुड़ा हुआ हूँ और मेरे सारे दुख दर्द को वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उसमें कोई ट्राइबल नॉन ट्राइबल का बैरियर नहीं है, वो एक ह्यूमन मानवीय रिश्ता है। तो उन मानवीय रिश्तों को नाम लेकर मैं उसके गरिमा को कम नहीं करना चाहता हूँ। अगर गलती से कोई नाम छूट गया तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए इसे आप मेरी व्यक्तिगत पूंजी रहने दीजिए, मेरे दिल में ही रहने दीजिए, इसको मैं प्रकट नहीं करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और आपका कीमती समय हमारे पेज को यानी जाजिंजा पेज को देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हमें देखने वाले, हमारे पेज को देखने वाले सभी दर्शकों का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। वीणा पानी के सजल नयन में छोह धार यह किसका, ही अमृत घट मधु अधरों पर स्वर उमंग था जिसका। जिसके गीतों की सुरभि से सुरभित था हिंदी कानन, आज उसी बच्चन बिछुड़न से सूना है कविता प्रांगण। आज बसंती हवा मंद है, अग्नि रथ पर चढ़ा कौन है, सतरंगी गीतों के सर्जक कास्वर सहसा पड़ा मौन है। निशा निमंत्रण परी लोक का भाग चुका है मतुबाला, मधुशाला में मधु कलश ले बाट जोहती मधुबाला। जागी संगम की लहरों में नव करुणा की आकुल तान, जिसके तट पर रस अनुरागी गाए होंगे अगणित गान। सजल नेत्र से बाह पसारे निज कर्तव्य निभाने को, अपने प्रिय के अस्थि कलश को आतुर है अपनाने को। धरा व्यथित हो सोच रही है देख देख पूनम का चांद, अंबर पर है उजला उजला मेरे घर क्यों काला चांद। यह निखार आया है नभ में स्वागत द्वार सजाने से, नस्वर धरती छोड़ आज प्रिय बच्चन के आ जाने से। मिलन यामिनी कल्प तरुतर से सजाती बच्चन का, आज विरह पल तेजी में है पुनर्मिलन है श्यामा का। सुमन निराला पंत यात्री सब कविगण देख रहे हैं राह, मधुर सरस सुकुंठ गीत सुन पूरी होगी उनकी चाह। कविताओं के घट और प्याले वहाँ जमेगी महफिल खूब, देवलोक के कविगण कवि श्रोतागण जाएंगे सब रस में डूब। स्वर्ग लोक की परियां साकी भर भर नैनों में हाला, पी पी मृदुल तरंग मत गाएंगे बच्चन मधुशाला। हिंदी नभ के नक्षत्रों में सूर्य समान जो दीप्त हुआ, तज छाया बट खुले गगन में नभ कवि ज्योति प्रदीप्त हुआ। वसुंधरा के रत्न शिरोमणि अब नभ का विस्तार बनो, शब्दों के निर्धन सेवक का नमन पुष्प स्वीकार करो।